ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा होने पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसका स्वागत किया। लेकिन जिस तरीके 24 घंटे के अंदर सरकार बैकफुट पे आई, बिना आतंकवादियों को मार गिराए ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप कर दिया गया। वाकई में वो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया गया। बहनों के सिंदूर का मजाक उड़ाया गया। उस पर सरकार की बड़ी किरकिरी भी हुई थी और अनेक पार्टी के नेताओं ने सरकारों का में खड़ा भी किया था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर तो सरकार खुद ही बैकफुट पे गई। और दूसरी चीज, एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। जब हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान के को पहले सूचना देंगे कि हम फला जगह हमला करने जा रहे हैं, तो क्या आतंकवादी उनका इंतजार करें कि हमारे ऊपर हमला हो? यानी आतंकवादियों को बचने का तरीका पाकिस्तान को खुद बताया भारत ने। इसलिए वो केवल देश की जनता की आंख में धूल झोंकना था, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना था, इससे सिवाय कुछ नहीं। रही बात किस देश से हमारे क्या संबंध होने चाहिए, ये केंद्र सरकार तय करती है। और वैसे तो संबंध तो अच्छे हैं, तभी मोदी जी अचानक फ्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। उनके फ्लाइट को रोकने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। मेहमान नवाजी भी उनकी बेहतर होती है। तो अगर संबंध बुरे होते तो बिना किसी कार्यक्रम के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्लाइट पाकिस्तान में लैंड कैसे करता? तो ये तो केवल देश की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए भारत पाकिस्तान की दुश्मनी का नगाड़ा पीटा जाता है। लेकिन संबंध अच्छे हैं। बिना बताए, बिना किसी कार्यक्रम के माननीय प्रधानमंत्री जी का पाकिस्तान में लैंड करना, मेहमान नवाजी भी बेहतर तरीके से होना, इस बात को स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान भारत के संबंध अच्छे हैं। कांग्रेस ने बिहार में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर के बाद 3 लाख मतदाता जुड़े। कांग्रेस ने चुनाव से पहले बिहार में मतदाताओं की संख्या में अचानक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और इसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि यह वृद्धि देर से पंजीकरण के कारण हुई है, ताकि सभी पात्र मतदाता मतदान में भाग ले सकें। बहरहाल यहां मेरा केवल इतना ही कहना है, निर्वाचन आयोग से लोगों की विश्वसनीयता उठती जा रही है। इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपादित कराने की नीति तय करनी चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक ऐसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है जिस पर देश के लोगों को भरोसा है। वो भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे, निर्वाचन आयोग को इस बात का तय करना है। एसआईआर के फार्मूले के नाम पर वर्ग विशेष के मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करना, मनचाहे तरीके से लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना, स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग जैसा संवैधानिक संस्थान आज सवालों के घेरे में। केरल के तिरुवनंतपुरम में निकाय चुनाव को लेकर आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने बीजेपी से टिकट न मिलने के चलते कथित तौर पर आत्महत्या की। बहरहाल अभी बीजेपी आरएसएस का क्या अंदरूनी मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीति में हर मांगने वाले को टिकट नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी
राजनेता को या विधायक या सांसद अभ्यर्थी को या किसी अन्य प्रतिनिधि चुनाव में अभ्यर्थी न बनने पर आत्महत्या करना हम समझते हैं उचित नहीं है, इसकी निंदा होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोड़ी आचार्य ने कल ट्वीट किया कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। लालू प्रसाद यादव और राउडी की बेटी रोड़ी आचार्य कहती हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है। आप संजय यादव, रमेश और तेजस्वी यादव से जाकर पूछ सकते हैं, उन्हीं ने मुझे परिवार से निकाल दिया। वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इस तरह क्यों विफल रही। जब आप संजय यादव और रमेश का नाम लेते हैं तो आपको घर से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है, गाली गलौज की गई, यहाँ तक कि मारा भी गया। देखिए, चूंकि ये निहायत पारिवारिक मामला है, परिवार में गिला शिकवा शिकायत आती और जाती रहती है। इसमें क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी हमको पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ किसी की पारिवारिक मामले में टिप्पणी करना सर्वथा उचित नहीं है। बिहार चुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव हमें जीत और हार के सबक सिखाते हैं। भाजपा कहने लगी है कि उन्हें महिलाओं से ज्यादा वोट मिले हैं। आप कब तक 10,000 रुपए देंगे, कब तक सम्मान की जिंदगी देंगे। उन्होंने 202 सीटें जीती। हमें ये पच नहीं रहा, हमें यह मानक पार करना होगा। बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकती। हम उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये लोकतंत्र का तकाजा है, परिणाम जो भी आया है हमें वो स्वीकार है। ताज्जुब की बात जरूर है कि जिस बिहार में भाजपा के मंत्रीगण, नेतागण, प्रत्याशीगण चुनाव क्षेत्रों से दौड़ाए जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, उसके बावजूद प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा गठबंधन की बनना अपने आप में सातवां आश्चर्य है। कहीं न कहीं खेल है, वो खेल क्या है इसके तहत जाने की जरूरत है। अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद विधानसभा चुनाव 2027 का आप लोगों की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आपने कल अभी ईवीएम पर भी सवाल उठाए थे, क्या कुछ करेंगे आज आप लोग? इसमें कोई दो राय नहीं कि ईवीएम के दुरुपयोग की संभावनाएं अपने आप पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश ने देखा कि किस तरीके से भाजपा के नेताओं को बिहार की जनता विधानसभा क्षेत्र चुनाव प्रचार में दौड़ा रही है। भाजपा के नेता गाड़ी में बैठ करके भाग रहे हैं, ईंटें पत्थर भी चल रहे हैं, हाथापाई भी हो रही है, और उसके बावजूद अप्रत्याशित ढंग से पूर्ण प्रचंड बहुमत भाजपा गठबंधन की बनना, सरकार बनना अपने आप शक पैदा करती है कि अगर इतनी लोकप्रियता थी तो भाजपा के प्रत्याशी भगाए क्यों जा रहे थे, भाजपा के नेता भगाए क्यों जा रहे थे, भाजपा के मंत्री दौड़ाए क्यों जा रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से अलोकप्रियता के बावजूद भी लोकप्रियता वाला परिणाम आया है जो चौंकाने वाला है। इसीलिए हमने पहले इंगित किया कि निर्वाचन आयोग को अपनी निष्पक्ष और पारदर्शी भूमिका तय करनी होगी। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, हिंदू सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, इसका स्वागत, लेकिन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो सीधे सीधे देशद्रोह है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा सरकार उन पर मेहरबान है, इसलिए बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अंदर उनकी यात्रा को संपादित करा रही है। तो स्वाभाविक रूप से बाबा
बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के चल रही यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से चल रही है। अन्यथा अगर केंद्र सरकार की सहमति नहीं होती तो बाबा बागेश्वर जेल में होते। अच्छा, आप की कई बयान हैं, जैसे रामचरितमानस पर टिप्पणी है, तमाम चीज़ें जो है इसको लेकर के हिंदू संगठनों के जो लोग हैं वो कहा करते हैं कि स्वामी प्रसाद जी हिंदू हैं लेकिन कभी अन्य धर्मों पर टिप्पणी नहीं करते, उनको हिंदू धर्म ही दिखाई देता टिप्पणी करते। पहली बात तो मैं बीती बातों को फिर से उजागर नहीं करना चाहता। आप खुद गवाह हैं इस बात के, देश गवाह है। अभी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की हिमाकत की गई। क्या जूता फेंकने की हिमाकत करने वाला जेल गया? देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया। क्या किसी धर्माचार्य और सनातनी ने इस पर सवाल उठाया? क्योंकि आदिवासी समाज की महिला थी। इसके पहले देश के राष्ट्रपति रहते महामहिम रामनाथ कोविंद जी पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां के पंडित पुजारियों ने उनको मंदिर जाने अंदर से रोक दिया गया। वो दलित समाज के थे। क्या किसी धर्माचार्य, किसी शंकराचार्य या किसी सनातनी होने का दम भरने वाले पीठाधीश्वर या साधु संत ने इस पर एतराज किया? तो स्वाभाविक रूप से धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष को महिमा मंडित करना, शेष को पैरों की जूती समझना, ये धर्म नहीं है। मैं किसी धर्म का खिलाफत नहीं करता, किसी धर्म का विरोध नहीं करता, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन धर्म के नाम पर आप जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच को आधार मानकर इसके साथ भेदभाव करते हैं। ये धर्म की परिभाषा नहीं है।